वेलकम बैक टू एनजी कॉन अकेडमी स्टूडेंट्स। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो जैसा मैंने आपको बताया था कि हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल्स पढ़ेंगे। तो उसमें पहला टॉपिक हमारे पास आ जाता है प्रोजेक्शन ऑफ बॉडी परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब इसमें इस तरह है स्टूडेंट्स कि हम कहते हैं कि एक बॉडी है वो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, यानी कि उसकी जो एंगुलर स्पीड है या उसकी लीनियर स्पीड है वो चेंज नहीं हो रही। अब मैं कहता हूं कि मैं इस बॉडी के ऊपर एक सन रख देता हूं ताकि मुझे इसका शेडो मिल सके, प्रोजेक्शन। ये मैं समझाने के लिए बनाता हूं, असल में हमने इस तरह नहीं लेना होता। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब देखिए मैं कहता हूं कि जब बॉडी इस वन पॉइंट पे थी तो इसका शेडो जमीन पे इस जगह पे बनेगा। जब ये बॉडी टू पे थी तो इसका शेडो इस जगह पर बन रहा होगा। इसी तरह जब थ्री पे थी तो इस जगह पे, फोर पे थी तो इस जगह पे, फिर फाइव पे आई तो अगेन मीन पे, फिर सिक्स पे इस जगह पे, सेवन में इस जगह पे, फिर इसी तरह जब ऊपर जाएगी तो अगेन पीछे। तो अब देखें जैसे जैसे बॉडी मूव कर रही है इसकी प्रोजेक्शन पहले इस तरह मूव कर रही है, फिर इस तरह, फिर इस तरह, फिर इस तरह। तो ये आप देखें कि इसकी प्रोजेक्शन जो है वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो यहां पर मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूं। सवाल ये है मेरा कि अ बॉडी परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज इन सर्कुलेटरी मोशन, oscillatory motion, both A and B, SHM, या all of these। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो आपके पास है बोथ ए एंड बी। अब कुछ स्टूडेंट्स यहां पर सोच रहे होंगे कि भाई SHM भी तो होना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी बताया है। तो देखिए स्टूडेंट, इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो सर्कुलेटरी बॉडी है तो सर्कुलेटरी मोशन तो परफॉर्म कर रही होगी। हमने अब शुरू में पढ़ा था चैप्टर के कि जितनी भी बॉडी सर्कुलेटरी हैं वो ऑसिलेशन भी परफॉर्म कर रही होती हैं। बात आ गई SHM पे, तो यहां पर आपने याद रखना है कि इसकी प्रोजेक्शन जो है वो SHM परफॉर्म कर रही है स्टूडेंट्स। ये बॉडी खुद जो है ये SHM परफॉर्म नहीं कर रही। तो अगर आपसे प्रोजेक्शन के बारे में पूछा जाए तो हाँ, प्रोजेक्शन जरूर SHM परफॉर्म कर रही है, लेकिन बॉडी इटसेल्फ SHM परफॉर्म नहीं कर रही। नेक्स्ट चीज की तरफ जाते हैं और देख लेते हैं जरा सा टॉपिक। अपना नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम x से लिखते हैं और साथ उसका रिलेशन एम्पलीट्यूड के साथ, जिसको हम x नॉट से देखते हैं। ठीक है, तो अब अगेन वही चीज कंसिडर करते हैं कि हमारा एक बॉडी है जो कि सर्कुलर मोशन में है। ये हमारे पास एक पोजीशन है जिसकी यहां पर हमारे पास सेंटर में पोजीशन बन जाती है। ये एक है जो हमारा यहां पर एक एक्सट्रीम बनाती है और ये दूसरा है जो कि हमारा यहां पर दूसरी एक्सट्रीम बनाती है। तो ये है हमारी एक्सट्रीम, मीन और सेकंड एक्सट्रीम। ये जो डिस्टेंस होता है ये होता है हमारे पास एम्पलीट्यूड का। मैं कहता हूं स्टूडेंट्स कि जब बॉडी इधर थी यानी कि इस पॉइंट पे थी तो वो उसकी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट हो गई। अब उसका और मेन जो हमारे पास एम्पलीट्यूड है उसके बीच में क्या रिलेशन है, तो यहां पर सबसे पहले इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं। तो वो हमारे पास होती है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को मैं ऐसे डिफाइन करता हूं कि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन।
अब इसको जो है हम दो तरीके से लेते हैं, ठीक है। पहला हम इसे लेते हैं कि ये हो सकता है x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ थीटा, और दूसरा हम इसको लेते हैं x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ऑफ थीटा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब हम इसे साइन लेते हैं और कब हम इसे कॉस लेते हैं। तो साइन हम इसे तब लेते हैं जब बॉडी जा रही होती है फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, और एक्स नॉट कॉस थीटा हम तब लेते हैं जब बॉडी जा रही होती है फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन टू मीन पोजीशन। अब स्टूडेंट्स इसका क्या मतलब है, तो इसको आप इस तरह से देखें। मैं कहता हूं कि मैं ये वाला एंगल लेता हूं कि एक बॉडी है वो इस एक्सट्रीम पोजीशन से जा रही है मीन की तरफ, तो ये जो थीटा होगा अगर मैं इसे ले रहा हूं तो मैं एक्स नॉट कॉस ऑफ थीटा लूंगा। लेकिन इसी के मुकाबले में अगर मैं कहूं कि एक बॉडी है और वो यहां से इस तरफ आ रही है, ठीक है, तो ये एंगल बनेगा और इस एंगल के लिए मैं लूंगा x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ थीटा। तो डिपेंड करता है कि बॉडी मीन से एक्सट्रीम जा रही है या एक्सट्रीम से मीन जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप एंगल लेते हैं। इन इक्वेशंस को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं कि x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, जिसमें ओमेगा जो है वो आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं कि x इज इक्वल टू एक्स नॉट टू पाई एफ टी, जिसमें f जो है वो आपकी लीनियर फ्रीक्वेंसी है और t जो है वो आपका इंस्टेंटेनियस टाइम है। और फाइनली मैं इस इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकता हूं कि x इज इक्वल टू एक्स नॉट टू पाई डिवाइडेड बाई टी इंटू टी, जिसमें ये जो t है ये आपका टाइम पीरियड है। सिमिलरली इस इक्वेशन को भी मैं इसी तरह लिख सकता हूं कि x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी, या फिर x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस, सॉरी यहां पर मैंने साइन मिस कर दिया, कॉस टू पाई एफ टी, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस टू पाई बाई टी इंटू टी, ठीक है। तो ये कुछ इक्वेशंस हैं और ये आपको ज़्यादा अच्छी तब समझ आएंगी स्टूडेंट्स जब आप वेव फॉर्म वाला टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि हमारा चैप्टर के एंड में। लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट और लीनियर सॉरी इंस्टेंटेनियस और एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट्स हैं, ये आपको क्लियर हो जाएंगी। सेकंड जो चीज़ आ जाती है हमारे पास वो आती है यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में आ जाती है। और स्टूडेंट्स यहां पर आपने ये याद रखना है कि ये जो वेलोसिटी है ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां पर ये नहीं है कि ये सिर्फ इस टॉपिक से रिलेटेड है। सिंपल पेंडुलम में अगर आपसे पेंडुलम की वेलोसिटी पूछें वो भी यही होगी जो मैं आपको आगे पढ़ा रहा हूं। अगर मैस स्प्रिंग सिस्टम में आपसे मैस की वेलोसिटी पूछें तो वो भी इतनी होगी जो मैं अभी आपको इस इक्वेशन में पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो ये आपके पास जनरल टॉपिक है कि वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कितनी होती है। तो वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है वो आपके पास इक्वल होती है ओमेगा अंडर द रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जिसमें ये ओमेगा जो है ये आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और सर्कुलर मोशन में ये आपके पास एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेटिंग बॉडी है। इसमें ये जो एक्स नॉट है ये आपका एम्पलीट्यूड है और ये जो x है ये आपकी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अच्छा, एक है ये इक्वेशन आपके पास, लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपको कहूंगा कि इस इक्वेशन से जो ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए इक्वेशन होगी वो होगी यहां पर ओमेगा एक्स नॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर होल अंडर दी रूट, ठीक है। तो मेरी तरफ से आप ये वाली इक्वेशन याद रखें, ये आपको ज्यादा हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो
ये दो इक्वेशन है। अब हम देखते हैं जी स्टूडेंट्स के इस इक्वेशन का यूज क्या है। सबसे पहले हम इसको देखेंगे जी मिनिमम और मैक्सिमम वेलोसिटी से रिलेटेड। अब हमें यह पता है कि मिनिमम वेलोसिटी कहां पर होती है, मिनिमम वेलोसिटी होती है एक्सट्रीम पोजीशंस पे और मैक्सिमम वेलोसिटी होती है मीन पोजीशन पे। तो एक्सट्रीम पोजीशन के लिए हम x को ले लेंगे x0, जबकि मीन पोजीशन के लिए हम x को ले लेंगे 0। और अब हम देखते हैं कि हमारे आंसर्स क्या आते हैं। ठीक है, पहली इक्वेशन को देखते हैं। तो v मिनिमम हो गया हमारे पास ओमेगा x0 1 माइनस x0 स्क्वेयर ओवर x0 स्क्वेयर, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 आपके पास हो जाएगा 0 अंडर रूट, और 0 अंडर रूट होता है 0, तो ये सारा हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारे पास x जो है वो x0 होता है और वेलोसिटी मिनिमम होती है जो कि 0 होती है। ठीक है, अब अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम वेलोसिटी बन जाएगी हमारे पास ओमेगा x0 1 माइनस 0 ओवर x0 स्क्वेयर, ये हो जाएगा ओमेगा x0 अंडर रूट 1 जो कि हो जाएगा ओमेगा x0। तो मैक्सिमम वेलोसिटी मैं कह सकता हूं कि किसके इक्वल होती है, ओमेगा x0 के इक्वल होती है। ठीक है, तो अगर कहीं आपको मैक्सिमम वेलोसिटी पूछी गई हो तो आप लोगों ने डायरेक्ट इक्वेशन लिख देनी है कि ओमेगा x0, आपको ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर x0 की जरूरत नहीं है। ठीक है, फाइनली अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर ओमेगा x0 की जगह v मैक्सिमम डाल दूं तो मेरे पास इक्वेशन चेंज होके हो जाएगी v max 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर x0 स्क्वायर। तो ये आपके पास रिलेशन बन जाएगा बिटवीन वेलोसिटी एंड मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देख लिया स्टूडेंट्स, हमने ये देख लिया कि हमारे पास जो वेलोसिटी होती है वो इक्वल होती है ओमेगा x0 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के। हमने देख लिया कि वेलोसिटी इक्वल होती है ओमेगा x0 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर x0 स्क्वायर के, और हमने देख लिया कि वेलोसिटी इक्वल होती है v max 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर x0 स्क्वायर के, और फाइनली हमने ये भी देख लिया कि v max इक्वल होता है हमारे पास ओमेगा x0 के। तो ये चार चीजें थी जो अभी हमने देख ली। अब मैं एक रैंडम सवाल आप लोगों से करता हूं कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ SHO एट डिस्टेंस x0 by 2, यानी कि हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड में वेलोसिटी कितनी होती है। तो आसान सवाल है कि हम यहां पर डाल लेते हैं ओमेगा x0 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह मैं डाल दूंगा x0 स्क्वायर बाय 4 इंटू x0 स्क्वायर, या आपको मैं एक स्टेप और कर देता हूं ताकि लोगों को, बच्चों को कंफ्यूजन्स ना हो। एक्स स्क्वायर, बल्कि इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 1 माइनस एक्स की जगह हम डाल देंगे x0 बाय 2। तो x की जगह मैंने डाल दिया x0 बाय 2 होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय x0 स्क्वायर, और ये सारा हो जाएगा अंडर द रूट। तो ये चेंज होके हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस x0 स्क्वायर बाय 4 x0 स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस 1 बाय 4 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 3 बाय 4 ओमेगा x0। और ओमेगा x0 क्योंकि हमारे पास v मैक्स के इक्वल होता है तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं कि अंडर रूट 3 बाय 4 ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, तो
ये है जी मेरे पास सवाल। अब इस x नॉट 2 की जगह x नॉट बाय 4 भी हो सकता है, x नॉट बाय 8 भी हो सकता है, तो कोई भी वैल्यू आए तरीका आपके पास यही सेम रहेगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बात वेलोसिटी के बारे में। फाइनली हम देख लेते हैं अपनी एक्सेलरेशन को कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन किसकी इक्वल होती है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की जो इक्वेशन है वो है हमारे पास माइनस ओमेगा एक्स स्क्वेयर। यहां पर अगेन ओमेगा वही हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी है या फिर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेटिंग बॉडी है, और ये x जो है ये मेरे पास इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है। तो इसकी भी मैं मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड कर लेता हूं। तो एक्सेलरेशन हमें पता है कि एक्सट्रीम पे जो है वो मैक्सिमम होती है और मीन पे जो है वो मिनिमम होती है। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन की इक्वेशन बन जाएगी ओमेगा एक्स नॉट स्क्वेयर, क्योंकि x जो है वो x नॉट के इक्वल होता है, और मीन पे हो जाएगा 0, क्योंकि x जो है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन हमारे पास माइनस ओमेगा एक्स नॉट स्क्वेयर के इक्वल है, और मिनिमम एक्सेलरेशन जो है वो 0 के इक्वल है, जो कि मीन पोजीशन पे होती है। यहां पर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अब हम जाएंगे सिंपल पेंडुलम की तरफ।